नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अचानक से हम देख रहे हैं कि एक सर्टन कंट्री से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश हो रहा है भारत में। लगातार हम देख रहे हैं कि ये देश भारत में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां इस देश की भारत में लगातार अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जापान की। हाल ही में इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। मैं जानता हूं और भी दुनिया भर में चीजें हो रही होती है कि ईरान ने यह कर दिया, ऐसा यहां पे हो गया, बट इस सब के बीच में मैं हमेशा बोलूंगा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का अभी गोल्डन टाइम आना बाकी है। मुझे पता नहीं कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है क्या नहीं होता, मगर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने फंड्स के इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में। अभी भी मैं कहूंगा भारत का एक कमाल का बुल रन आना बाकी है, बोथ जीडीपी ग्रोथ के मामले में और परहैप्स इवन स्टॉक मार्केट में भी। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है कि जापान अचानक से भारत में इतना सारा निवेश क्यों कर रहा है, क्योंकि जो फिगर्स आ रही हैं दे आर क्वाइट शॉकिंग। इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया कि चाइना आउट इंडिया इन। कई सालों के बाद चाइना का समय समाप्त हो चुका है। जो जापानीज बैंक्स बिलियंस का इन्वेस्टमेंट करते रहे चाइना में, बेसिकली चाइना को आप अगर देखें, लोग सोचते हैं कि चाइना को यूएसए ने खड़ा किया है, यूएसए को सामान बेच बेच कर चाइना बनाए। नॉट एग्जैक्टली। जापानीज इन्वेस्टमेंट सबसे पहले चाइना में आई, उन्हीं से फैक्ट्रीज बनी, इनके इंडस्ट्रियल पार्क बने और चाइना ने फिर सस्ता माल बनाना स्टार्ट कर दिया, बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने फिर ये जो गुड्स हैं बेचे यूरोप में, यूएस में, दुनिया भर के देशों में बेचे। और इसलिए जब जापान के वो बड़े इन्वेस्टर्स, वो बड़े बैंक्स चाइना से वो पैसा निकालकर बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, ये नोटिस करने वाली बात है। कुछ एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज हम देख रहे हैं। चाइना आउट इंडिया इन, द जापानीज बिगिन ए क्वाइट बट पावरफुल पिवट। और अभी तो मैं आपको बता दूं शुरुआत है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में जापान 68 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है ये भारत में करने वाला है। और अगले महीने जापान की जो प्रधानमंत्री हैं तकाइची, इनकी भी एक बहुत ही क्रिटिकल विजिट होने वाली है भारत में। क्रिटिकल मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जापान आज के समय खुश नहीं है यूएसए की रणनीति से। जापान ने बहुत बड़े बड़े बदलाव ये भी कर दिए हैं कि ये अब लीथल जो वेपन्स है, मतलब कि मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, ये भी बेच सकते हैं कंट्रीज को। उसमें इंडिया इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर होने वाला है। तो ये भारत में आएंगी। इनकी जो विजिट है मेरे हिसाब से कुछ हद तक मैं कहूंगा ट्रंप की जो विजिट होगी ना इन द फ्यूचर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप की विजिट में कुछ खास मुझे लगता नहीं है कि निकल के आएगा। ना भारत F-35 फाइटर जेट परचेज करने वाला है, ना कुछ और कुछ बड़ा होने वाला है। बट जापान की प्राइम मिनिस्टर जब भारत में आएंगी ना, दैट विजिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगले ही महीने ये विजिट होने वाली है और मेरा मानना है कि बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। और अगर आप मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि थोड़ा नंबर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये हेडलाइन हमने देख ली यहाँ पर, जापान इन्वेस्टिंग बिग, इनकी प्राइम मिनिस्टर भी आने वाली है अगले महीने। बट नंबर्स, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। अचानक से जापान के लोगों को क्या भारत की तरफ प्यार आ रहा है? क्योंकि जो न्यूज आ रही है यहाँ पर कि जापान की प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ न्यू दिल्ली में जाएंगी, आसाम में भी जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जापान को प्रमोट किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जापान में ही आए, और जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और बाकी जगह भी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इस सब के पीछे रीजन क्या है? क्या इन्हें इंडियन कल्चर पसंद है, इन्हें बॉलीवुड पसंद है? नहीं है, नथिंग। इन द एंड इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इन द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। समझाता हूं आपको। जापान जो भी इन्वेस्टमेंट करता था ना चाइना में, वो एक सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड होती थी। और अगेन ये चीज आपको दर्जनों आर्टिकल में मिल जाएगी, चाहे आप कहीं भी देखें। वो सिंपल फॉर्मूला ये होता था कि सिंस जापान में जीडीपी ग्रोथ रेट ना के बराबर है, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे चाइना में, क्योंकि यहां पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती थी। मतलब लोग सस्ते में फैक्ट्रियों में काम करने को तैयार रहते थे। अब ये लेबर कॉस्ट चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं, चाइना में जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब हो चुका है ना, काफी हद तक यूरोप और यूएसए को इन्होंने मैच करना शुरू कर दिया है। लोग बहुत ही आसानी से ऑन एन एवरेज 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इनके जो बड़े बड़े शहर हैं, इनकी इकोनॉमी आप देख लीजिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चाइना हैज ट्रूली डन इनक्रेडिबल थिंग्स। हाँ, मैं ये बोलूंगा बीच बीच में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी बार कोलैप्स भी कर जाता है, कई बार लोग मरते हैं उसकी वजह से, काफी बार चाइनीज गवर्नमेंट उसको ढक भी देती है। बट इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाइना में एवरेज आदमी की इनकम बढ़ी है, और साथ ही साथ इनकी जो करेंसी की वैल्यू है ये भी इंप्रूव हुई है। एक टाइम पर $1 के मुकाबले 8.5 युआन मिला करते थे, आज के समय $1 के मुकाबले 6.5 युआन मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम जापान के लिए यह है कि अब चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर आवर यहाँ की लेबर चार्ज करती है $8। ये बहुत ज्यादा है कंपेयर
टू वियतनाम इन इंडिया, वियतनाम में आज भी आप कह लीजिए $2 के आसपास में आपको लेबर मिल जाएगी। भारत में जो ये कॉस्ट है ये पर आवर $1 के आसपास है अभी भी। तो जापान को पता है कि चाइना से जितना इनको लाभ मिलना था ये मिल चुका है, और इसलिए कई दशकों बाद हम देख रहे हैं बड़ा बदलाव आ रहा है। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा जापानीज कंपनीज चाइना को छोड़कर भारत में इन्वेस्ट कर रही है, सारा पैसा ये चाइना से पुल आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। ये जो मूवमेंट है बहुत स्लो होगी, इसमें भी 10 साल लग जाएंगे जापान का पैसा चाइना से इंडिया में आने में, या फिर कुछ हद तक इवन वियतनाम में भी आने में इसमें टाइम लगेगा। बट ये जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप की इन लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन है। और भारत भी जिस टाइप के इंसेंटिव्स दे रहा है जापानीज इन्वेस्टर्स को, इससे जापान को लग रहा है कि भारत में निवेश करने का समय आ चुका है। और इसलिए आप देखोगे जापान ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ये मैं लोन नहीं कह रहा, लोन तो देखिए जापान ने भारत को और भी बहुत सारे दे रखे हैं, बुलेट ट्रेन के लिए, वेरियस और प्रोजेक्ट्स के लिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इनका काफी सारा पैसा लगा है। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो जापान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत में ये 2,70,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और ये डेटा दिया है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। 1400 से ऊपर जापानीज कंपनीज ऑलरेडी भारत में ऑपरेट कर रही हैं। इन लोगों ने 5,000 से ऊपर लोकल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स ओपन कर ली हैं। जापान भारत को देख रहा है एज द नेक्स्ट चाइना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट है, बीइंग एन इंडियन मैं ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं, नॉट रियली। मैं जापानीज बैंक्स के जो सीईओ हैं इनकी कमेंट्स पढ़ता हूं। फिर आप अगर आज से 30-40 साल पहले जाओ और आप इनकी कमेंट्स को कंपेयर करो जब ये चाइना के बारे में बात करते थे, सेम आपको सिमिलरिटी मिलेगी। इधर आप देख पाओगे जापान के जो मेजर बैंक्स हैं इनके सीईओ कह रहे हैं कि जापानीज कंपनीज नाउ व्यू इंडिया एज देयर मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट। यहां पे आप देख पाओगे ये रिसेंटली इनके एक सीईओ ने कहा है, ये भी एडमिट किया कि सर्वे कंडक्ट किए जा रहे हैं जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा, और इन्होंने इंडिया को रैंक किया है एज देयर टॉप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन सिंस 2022। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप ये पूछे कि इंडिया की स्टॉक मार्केट भाग क्यों नहीं रही, हमें तो नए हाई बनाने चाहिए। ये जो हो रहा है दिस इज ए टेक्टोनिक शिफ्ट। साल 2022 से इन्होंने भारत को एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना है। धीरे धीरे ये फंड्स भारत में एलोकेट कर रहे हैं, और भारत को आज के समय क्या चाहिए जापान से, एक इन्वेस्टमेंट पैक्ट। मेरा मानना यहाँ पर यही है कि जापान देखिए भारत को वादा तो कर चुका है कि इनका $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टारगेट है इन इंडिया, बट कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि हमें जापान से एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पैक्ट करना चाहिए। उसके अंडर हम जापान की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में इसको और ज़्यादा आसानी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके लिए और ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक इजी राउट गवर्नमेंट मैकेनिज्म में और ज़्यादा आसानी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जापान का पैसा ये लोग खुद चाहते हैं भारत में इन्वेस्ट करे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस अपॉर्चुनिटी को क्या हम ग्रैब करेंगे, या फिर अपना ध्यान उसमें ही रहेगा कि बस पैसा बांटो और इलेक्शन फ्री बीज वगैरह करो, इलेक्शन जीतते रहो। ये भारत के सामने आई बिलीव एक मेजर एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और अगले महीने जुलाई के महीने आप इंडिया जापान के बारे में इतना सुनेंगे, इतनी सारी न्यूज आएगी डिफेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस लाता रहूंगा। साल 2026 हो सकता है, दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स फॉर इंडिया जापान पार्टनरशिप। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी, और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन।
और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, यूएस हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहां पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।